हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। तो जो हेलोएरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, पर्टिकुलरली टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसके पीछे चार मेन कारण है। सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड है दे एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इस तरह से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनाए हुए हैं और उनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। एंड ड्यू टू दिस, क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है सिंगल बॉन्ड से, जबकि जो अल्काइल हैलाइड उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहती है, तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाता, सो दे आर लेस रिएक्टिव। दूसरा रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो यहां पे कार्बन एटम है हेलोएरीन्स के अंदर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और जिसके अंदर s का कितना परसेंट कैरेक्टर होता है 33%, जबकि जो अल्काइल हैलाइड है यहां पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और कितना परसेंट होता है s का कैरेक्टर 25%। एंड वी नो कि मोर इज द परसेंट ऑफ s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मींस कि यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। और इसी वजह से क्या हो गया कि जो कार्बन क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन ने ज्यादा अपनी ओर खींचे हुए हेलोएरीन्स में एज कंपेयर टू दिस। सो दिस बॉन्ड इज शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स। तो शॉर्टर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। हमने पढ़ा हुआ ना कि बॉन्ड स्टेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़ा हुआ है, बॉन्ड लेंथ। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करना मुश्किल है। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन ने ज्यादा अपनी ओर को ज्यादा खींच रखे हैं यहां पे, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है जो किसने खींच रखे ज्यादा अपनी तरफ, क्लोरीन ने। दैट मीन्स कि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम पोलैरिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड है हेलोएरीन्स के अंदर दे आर लेस पोलर बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इज समवट अट्रैक्टेड टुवर्ड कार्बन, जबकि यहां पे कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर है, अगेन ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। नाउ थर्ड इज द इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेप में सेल्फ आयनाइजेशन होती है। तो अगर यहां पे भी सेल्फ आयनाइजेशन होगी हेलोएरीन्स की तो ये फिनाइल केटायन बनेगा। इट इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग कैरेक्टर जो है लॉस हो गया है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये भी बनेगा नहीं। हमेशा प्रोसेस उस तरफ को जाता है जहां पे स्टेबिलिटी हो, तो ये तो अनस्टेबल है। एट द सेम टाइम जो फोर्थ रीजन है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आपको पता है कि जो बेंजीन है उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर इसके पास यहां पे अप्रोच कर रहा है, यहां पे क्लोरोबेंजीन में, ठीक है ऐसा दिखा देते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा रिपल्शन मिल रही है 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। सो फॉर दैट रीजन हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने चारों रीजन जो है यहां पे वन बाय वन डिस्कस कर लिए हैं। बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो तो हेलोएरीन्स भी जो है हमारे पास कुछ रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दे अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन से जी? सबसे पहला वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर ए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला तो ये शो करते हैं। दूसरा है जी रिएक्शन विद मेटल, तीसरा है रिडक्शन, एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये चार तरह के रिएक्शन शो करते हैं, बट ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। नोट दैट ड्रास्टिक मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए हमारे को, जिसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर हो, कोई एडिशनल सब्सटेंस भी हमारे को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट है जी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय OH। तो अभी ऊपर हमने क्या देख लिया कि जो हेलोएरीन्स दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो अगर हमने Cl की जगह पे OH को लेके आना है तो वी नीड स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। जैसे सबसे पहले NaOH डाला, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने किया यूज, दो कंडीशन की। उससे भी क्या हुआ, पहले HCl निकला एंड देन वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास फिर जाके ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा माइनस NaCl। तो क्या करना पड़ा हमारे को, क्योंकि कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग थी, हेलोजन लेस रिएक्टिव, तो सबसे पहले हमने NaOH डाला, 623 हाई टेम्परेचर, प्रेशर यूज किया, फिर एसिड यूज किया, तो उस केस में जाके हमारे पास ऊपर OH आ गया। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डाउज प्रोसेस। ये नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर है, वहां पे फिर से आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल। तो ये बन गया जी हमारे पास फिनोल यहां पे। उसी तरह से है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। तो क्लोरोबेंजीन ली CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN 475 से 573 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर एंड वी गेट बेंजीन नाइट्राइल। इसका नाम क्या है, बेंजीन नाइट्राइल, और फिनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। और जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि ये जो CN ग्रुप है इसको हम डिफरेंट ग्रुप में आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी डाइल्यूट HCl के साथ करें हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये ग्रुप बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे कन्वर्जन में इस रिएक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर हमने यहां पे किया कंसेंट्रेटेड HCl यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या आ गया ऊपर, अमाइड, बेंजामाइड, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजामाइड। और अगर हम इसके रिडक्शन करेंगे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, याद है आपको सोडियम और लिक्विड अमोनिया कौन सी नेम रिएक्शन थी, मेंडिस रिडक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2NH2 बेंजाइल एमाइन। तो दिस इज कॉल्ड मेंडिस रिडक्शन। तो कुल मिलाकर आपने क्या बात याद रखनी कि जो CN ग्रुप है डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे जब डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो बेंजोइक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बेंजामाइड, और रिडक्शन करेंगे तो बेंजाइल एमाइन प्राइमरी एमाइन बनेगी जिसको मेंडिस रिडक्शन भी बोलते हैं। तो पहला हो गया जी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सेकंड है हमारे पास और सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। एक और रिएक्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। थर्ड रिएक्शन वो आ गया जी सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। अगर हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कुछ भी इस तरह से ले ली और इसके 2 मोल्स लेते हैं, अमोनिया के भी 2 मोल्स ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O, इसको हीट करते हैं 473 केल्विन पे, तो हमारे पास जो है वो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। तो क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन भी बना सकते हैं, Cu2Cl2 प्लस H2O। तो अगर हमने क्लोरोबेंजीन से बनाना हो एनिलीन तो ये रिएक्शन है, और अगर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या है, याद है आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था हमने। तो सबसे पहले डाइजोटाइजेशन और उसके बाद आइदर सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं हम। तो उस तरह से हो सकता है ये। तो ये हो गया जी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। So effect of substituents in benzene on reactivity of aryl halide. तो क्या बात आपने याद रखनी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ
at present at ortho and para position, then reactivity of aryl halide increases. इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, दो काम करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और उससे जो कार्बन और क्लोरीन की बीच की बॉन्ड है वो वीक हो जाती है, और उसके बाद क्या करते हैं, जब उसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यानी जो कार्बन आयन बनता है तो उसको स्टेबलाइज करते हैं. तो why इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी, बिकॉज दे मेक्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक एंड स्टेबलाइज कार्बन आयन. अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे. दूसरी बात कि मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर विल बी रिएक्टिविटी. लेट अस टेक द एग्जांपल. अभी ऊपर हमने किया था डाउज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन थी, और अगर हमने उसकी जगह पे OH लेके आना है Cl की जगह पे, सो वी नीड NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नीड ड्रास्टिक कंडीशन बिकॉज कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल बॉन्ड है, और दूसरा डाइल्यूट HCl. तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया. अब सेकंड में आप देखिए कि अगर हमने एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है, कहां पे, पैरा पोजीशन पे, तो NaOH वी नीड, बट वी नीड लेस टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि अब ये खुद ही रिएक्टिव हो गया है. 443 प्रेशर की जरूरत नहीं है और हमारे पास डाइल्यूट HCl, सो वी गेट पैरा नाइट्रोफिनॉल. थर्ड, अगर दो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो NaOH चाहिए बट टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में और भी कम चाहिए, एंड डाइल्यूट HCl. तो वी गेट 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल. और अगर 3 NO2 आ गए, जो हमने यहां पे फोर्थ केस लिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ केस. अगर 3 NO2 है तो अगेन इट विल बी हाईली रिएक्टिव. तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ ये बॉन्ड वीक हो जाएगी, टूट जाएगी बॉन्ड वार्म वाटर के साथ, एंड वी गेट, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड. सो दिस इज हाउ द रिएक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एट द सेम टाइम याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिएक्टिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई, अगला क्वेश्चन, कि जो NO2 का जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, व्हाई दे अफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन. तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप has effect only at ortho and para position. ठीक है, not at meta position. So this is the question कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्यों होता है, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं होता है. तो उसके लिए हमारे को देखने पड़ेंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. लेट अस ड्रॉ देम. सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लाइक नाइट्रो ग्रुप हैज इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन. तो रीजन क्या है कि जब ये OH ग्रुप अटैक करता है, अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ यहां पे पैरा पोजीशन पे, तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, और जो अगर हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, दिस इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. अगर हम यहाँ पे थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें या सेकंड देखें, तो इसमें क्या कर दिया, इसने नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया NO2 ग्रुप ने. मतलब ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा. ठीक है, जैसे नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर आया, तो अगर NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ तो उसने कार्बन आयन को कर दिया स्टेबल, और स्टेबल कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और सेकंड स्टेप में तो ये हमारे पास ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा. सिमिलरली अगर NO2 ग्रुप लगा हो ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे लगने से क्या हो जाएगा, अगेन जैसे ही इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे अगर आप देखें, मान लो ये फर्स्ट ही है हमारे पास इस केस में, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आया तो NO2 ने क्या किया, उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लिया, यानी उसने कार्बन आयन को क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया. पर अगर यहां पे हम मेटा की बात करें, तो इस कार्बन के पास
कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो NO2 ग्रुप यहां लगे होने की वजह से मेटा पोजीशन पे वो क्या कर पाता है, वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर जो रिएक्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। और उसके बाद यहां वाले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन सेकंड स्टेप जो था वो Cl नेगेटिव निकल जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास ऊपर आ गया यहाँ पे OH और ये NO2। तो कुल मिलाकर हमने ये बात देखी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तभी वो उसको स्टेबलाइज कर पाएगा कार्बन आयन को, मेटा पोजीशन पे उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में तो मेटा वाला भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ओवरऑल तो खींच ही लेगा ना इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी हमारी वो होगी कि क्लोरोबेंजीन तो लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर मेटा पे लगा हो हमारे पास, ये कहीं क्वेश्चन भी आया हुआ ये वाला, तो बेशक वो स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, जैसे हमने यहां पे देख भी पा रहे हैं कि अगर मेटा पे लगा हो तो स्टेबलाइज तो नहीं कर पाया कार्बन आयन को, बट ओवरऑल तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना। जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन से करेगा तो Cl बॉन्ड वीक हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्थो वाला, ऑर्थो पे अगर NO2 लगा होगा और लास्ट में है हमारे पास ऑर्थो और पैरा में थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है रिएक्टिविटी का, वो है स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। अगर ये यहाँ पे नजदीक लगा होगा ना तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ जाएगा, मतलब OH को थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल रहेगा, अदरवाइज स्टेबलाइज तो ये भी कर पा रहा है कार्बन आयन को। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्लोरोबेंजीन, देन मेटा वाला मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देन ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड देन पैरा। इस तरह से रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है जीवन। तो सेकंड प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं, और जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास दैट इज रिएक्शन विद मेटल। तो फर्स्ट है जी विद सोडियम फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या है हमारे पास कि जो एराइल हैलाइड है, यानी जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, डायफिनाइल और बायफिनाइल बोलते हैं इसको। नाउ दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। फिर दूसरा है सोडियम मेटल के साथ ही, दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने एक एराइल हैलाइड लिया और एक एल्काइल हैलाइड लिया, एंड इफ दे रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एल्काइल बेंजीन, यानी जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉलिन। उसी तरह से हम यहाँ पे Cl की जगह पे Br भी ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लोरोमीथेन की जगह पे क्लोरोइथेन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास और इथाइल बेंजीन। सेकंड है जी हमारे पास विद कॉपर, दिस इज उल्मन बाय एराइल रिएक्शन। ये स्पेसिफिकली आयोडोबेंजीन के लिए होती है। अगर हमने आयोडोबेंजीन को कॉपर मेटल के साथ हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो CuI2 जो है वो निकल गया बाहर, और अगेन हमारे पास जैसे इसमें भी डायफिनाइल या बायफिनाइल बना, इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारे पास डायफिनाइल और बायफिनाइल बन गया। फिर आता है जी विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ आपको पता है कि क्या बनता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब एराइल हैलाइड होता है तो हमारे पास बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसका नाम जनरल नेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एट द सेम टाइम अगर हम क्लोरोबेंजीन यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल, तो यहाँ पे ड्राई ईथर की जगह पे हम लेते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ये, और हमारे पास बन गया जी MgCl, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है रिएक्शन विद मेटल में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे भी हमने ऊपर किया वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो ये कई बार खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें वुड्स फिटिक रिएक्शन की, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमने क्या लिखा कि अगर हम एराइल हैलाइड और सोडियम मेटल और एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमने क्या बनाया, हमने बोला कि एल्काइल बेंजीन बन गई हमारे पास।
प्लस NaX। ये तो हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वही ले लेते हैं वापस कि हमने क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल और मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमने क्या लिखा था? हमने ये लिखा था कि हमारे पास टॉलिन बन गया प्लस NaCl। ये तो ठीक है, बट यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि अलोंग विथ टॉलिन इस रिएक्शन में हमारे पास और क्या क्या बन सकता है? अलोंग विथ टॉलिन इसमें हमारे पास क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है इथेन और दूसरा बन सकता है इसमें डायफिनाइल। तो अकेला यही नहीं बनेगा, ध्यान रखना है आपने, अकेला टॉलिन ही नहीं बनेगा, बट अलोंग विथ टॉलिन वी विल आल्सो गेट इथेन एंड डायफिनाइल। क्योंकि जो हमारे पास ये हमने क्लोरोमीथेन लिया, जब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास वुड्स रिएक्शन भी यूज हो जाएगी। मतलब वुड्स रिएक्शन, क्योंकि जो ऐसे मॉलिक्यूल थे वो क्या बनाएंगे आपस में? वो कंबाइन करके वो इथेन बनाएंगे। एट द सेम टाइम जो ये क्लोरोबेंजीन के जो मॉलिक्यूल थे, जब ये भी तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डायफिनाइल और बायफिनाइल बोलते हैं जिसको। तो along with toluene in Woods Fittig reaction we also get ethane and diaphenyl। अब यहां पे ना स्टूडेंट्स कई बार मन में बोलते हैं या हमारे से पूछते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हमने जब मॉलिक्यूल एक ही लिया, तो क्वेश्चन क्या है कि जब हमने एक मॉलिक्यूल इसका लिया और एक मॉलिक्यूल हमने क्लोरोमीथेन का लिया, तो बोलते तो रिएक्ट हो गया भाई और ये बन के टॉलिन बन गया। उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो बोलते फिर हमने दो दो क्यों, इसमें हमने दो तो लिए ही नहीं है, ना दो क्लोरोबेंजीन लिए ना ही दो हमने क्लोरोमीथेन लिए। तो आपको यहां पे एक बात समझनी है कि जो ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने वुड्स फिटिग रिएक्शन की बात करें, हमने क्या किया? अल्काइल हैलाइड लिया, एराइल हैलाइड लिया और सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये समझना है आपने कि जो एक रिएक्शन मिक्सचर होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल उठाया और डाल दिया, या एराइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल उठाया और डाल दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो हम एक रिएक्शन शो करते हैं, इट इज जस्ट अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक मॉलिक्यूल लेना बहुत इम्पॉसिबल है। तो देयर आर नंबरलेस या काउंटलेस मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। यानी एक पॉसिबिलिटी तो इनके रिएक्ट करने की, दूसरी पॉसिबिलिटी इनके आपस में रिएक्ट करने की सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, यानी कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन। और तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हुई कि यही जो एराइल हैलाइड है वही रिएक्ट करेंगे, यानी फिटिग रिएक्शन। सो अलोंग विद टॉलिन हमारे पास डायफिनाइल और इथेन भी बनेगा। तो एक पॉइंट तो ये था नोट करने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सेकंड पॉइंट, जैसे ये बन गया था हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे फर्दर किसके साथ आगे, कोई भी, जैसे ये अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड या वाटर, जो भी हमने डिस्कस किए हुए पहले, अमाइन यानी जिसमें से एक्टिव हाइड्रोजन आता है, एल्काइन। तो जो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है, जो एक्टिव हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करेंगे? वो ये रिएक्ट करके बेंजीन बना देंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो फर्दर बेंजीन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। ना थर्ड करते हैं जी, और सी जो आगे हैं हमारे पास, उसका एक ही एग्जांपल है, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है हमारे पास कि अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसकी रिडक्शन करते हैं हम निकल एल्यूमिनियम एलॉय एंड NaOH। तो निकल एल्यूमिनियम एलॉय और NaOH जो है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन करते हैं प्रोड्यूस,
और हमारे पास बन गई बेंजीन। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजीन, तो ये रिएक्शन है। और अगर हमारे पास आए कि बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन, तो कौन सा रिएक्शन था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने यूज किया था। तो ये भी ध्यान रखना है हमने कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना हो तो रिडक्शन, और अगर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम Cl2 ऐड करते हैं। नाउ लेट लास्ट जो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डी रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिंग सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है? 5 रिएक्शंस होती है। कौन सी? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और सल्फोनेशन, जो कि हमने हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन के रिएक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं +1 के सिलेबस में। सेम चीज यहां पे भी है, पर यहां पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है हमें। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो ये क्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप होते हैं ना, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। तो उस वजह से क्या होता है? उस वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो ऑर्थो और पैरा पे होती है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं दोबारा से ड्रॉ नहीं करूंगा, हमने पहले ड्रॉ किया जब हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, तो वहां पे हमने रेजोनेंस इफेक्ट हम जब डिस्कस कर रहे थे कि वाई हेलोजेन्स आर लेस रिएक्टिव, तो वहां पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। तो उसमें आप देख सकते हो, वीडियो पीछे करके रिवाइंड करके, तो ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है, पर जो ये Cl और Br होते हैं ना, इनका -I इफेक्ट भी होता है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी, पहले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रेजोनेंस की वजह से, एट द सेम टाइम इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। तो देयरफॉर इसमें क्या होती है कि जो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि डीएक्टिवेटिंग है, तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नीडेड ड्रास्टिक कंडीशन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, वी नीडेड ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब इजीली नहीं होगी जैसे बेंजीन में होती है, उस तरह की ये नहीं शो करेंगे, बट दे नीड सम स्ट्रॉन्ग कंडीशन, बिकॉज -I इफेक्ट की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम 5 इनकी जो भी रिएक्शंस है वो देख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं फिर बात को, कि क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हैलोजन है, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। +R इफेक्ट की वजह से। एट द सेम टाइम ड्यू टू देयर -I इफेक्ट दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सो इससे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो दे मेक इलेक्ट्रोफाइल लेस अवेलेबल, मतलब इजीली अटैक नहीं हो पाएगा वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींच भी तो रहे हैं। तो तभी हम बोलते हैं कि दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरी बात कि इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नीडेड ड्रास्टिक कंडीशन इन सच केसेस। तो इनके हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि कौन कौन से शो करते हैं ये और किस तरह से होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस की, 5 तरह की होती है। सबसे पहले हमने किया हुआ यहाँ पे, अगर हम एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये वाला एसिटाइल, ये यहाँ पे चला गया।
तो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम अगर हम यहां पे लिखेंगे क्या होगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, यहां पे लिख देते हैं 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, एंड दिस इज अगेन 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 4 chloroacetophenone and this is 2 chloroacetophenone. This is called Friedel-Crafts acylation. एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। देन अगर हमने एल्काइल क्लोराइड लिया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CH3 आएगा, वो कहां पे जाके अटैक होगा, अगेन ऑर्थ एंड पैरा। नाउ यहां पे एक सब में जितने भी रिएक्शन है इन सब में जो ये वाला होगा, यानी यहां पे लिख देते हैं कि जो पैरा है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वहां पे जब पैरा पे जाएगा तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगी, ऑर्थो पे थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट जो है थोड़ा कम बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा। सो दिस इज 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, दिस इज 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। यहां पे आ जाते हैं, दिस इज 4 क्लोरोटोलिन एंड दिस इज 2 क्लोरोटोलिन। तो आप नाम खुद लिख लीजिएगा, 4 क्लोरोटोलिन एंड दिस इज 2 क्लोरोटोलिन। यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 1 2, क्या नाम होगा जी, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। यहां पे क्या आ गया, 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इन दिस केस सल्फोनिक ग्रुप को क्योंकि प्रेफरेंस मिलती है नंबरिंग में, तो क्या नाम होगा, दिस इज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद रखिएगा, दिस इज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। और इसमें क्या क्या पॉइंट हमने किया कि पहली बात तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होता, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे जाएगी। पैरा मेजर क्यों बनेगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरी बात, क्योंकि जो ये Cl है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ करता है, तो उससे क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी स्लोली हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दैट इज व्हाई वी नीड सम स्ट्रॉन्ग कंडीशन। ठीक, तो ये चीजें रखनी है आपने याद इसमें। तो ये हो गया जी हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, खास करके एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन तो हम एक सॉल्व्ड एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहां पे। और क्वेश्चन जो भी हम बात भी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reaction and why। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि जो क्लोरीन है ना वो क्या करता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो Cl है उसका -I इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। एंड एट द सेम टाइम जो क्लोरीन है वो +R इफेक्ट की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, -I इफेक्ट की वजह से तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कर लिए विड्रॉ, एंड ड्यू टू +R इफेक्ट उसने इलेक्ट्रॉन कर लिए रिलीज। तो दो काम कर रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है ले रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो क्या करता है, अगर हम देखें यहां पे ये Cl है और ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे Cl पॉजिटिव होता है, CH3CO होता है, जो भी अभी हमने पांचों डिस्कस किए उनमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल आपको बता ही दिया है। तो ये Cl और यहां पे H, ये Cl है, ये एज इट इज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या कर रहा है ये, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना होता है, यानी -I इफेक्ट की वजह से इसने क्या कर दिया, जो कार्बोकेटाइन बना था हमारे पास उसको डिस्टेबलाइज कर दिया इसने, तो इट डिस्टेबलाइज कार्बोकेटाइन।
ठीक है जी। अच्छा, एट द सेम टाइम ये क्या करता है हमारे पास, तो इसके दो नेचर होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा क्या है, एट द सेम टाइम ये क्या काम कर रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यानी प्लस आर इफेक्ट भी तो है, तो इसको ये स्टेबलाइज भी कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे शो कर रहा है ये आर इफेक्ट। अगर ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, सिमिलरली ये ऑर्थो पे था और सिमिलरली एट पैरा पे भी ऐसे ही उसको स्टेबलाइज कर पाएगा ये। तो क्या बातें हो रही है, आप चाहे एनसीईआरटी की बुक में उसमें भी लिखा हुआ है कि थ्रू रेजोनेंस हेलोजन क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यानी माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो क्या कर रहा है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से उसको क्या कर रहा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, इट इज मोर पावरफुल देन प्लस आर इफेक्ट। कंक्लूजन ये है कि जो माइनस आई इफेक्ट है, इट इज मोर पावरफुल देन प्लस आर इफेक्ट। तो कुल मिलाकर क्या होगा, नेट डीएक्टिवेशन ही होगा, यानी ये वाला इफेक्ट ज्यादा पावरफुल रहा, तो इट कॉजेज नेट डीएक्टिवेशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बात ये हुई कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा प्लस आई इफेक्ट, कि भाई रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट तो डीएक्टिवेटिंग होता है, देयरफॉर जो एराइल हैलाइड है दे आर लेस रिएक्टिव। याद रखिएगा, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कंपेयर करें कि फास्ट मतलब किसमें लो मतलब जल्दी और स्लो हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि एराइल हैलाइड दे विल बी लेस रिएक्टिव, इसमें स्लो होगी, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसमें वो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बोल ही दिया यहाँ पे, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को। पर हाँ, जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि सीएल और बीआर डिसाइड करेंगे, वो डायरेक्टर का काम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाके अटैक करेगा, वो अटैक करेगा एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। तो हमने क्या बोला कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स इज डिसाइडेड बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ एक्स ग्रुप। ठीक है, सो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन इलेक्ट्रोफिल देन बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब कहां पे जाकर अटैच करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो क्वेश्चन भी था कि जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उस वजह से वो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, मतलब स्लोली रिएक्ट करेगा, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो वहां पे वो डायरेक्ट करेगा, वहां पे भेज देगा इलेक्ट्रोफाइल को कि उस पोजीशन पे जाके करो अटैक। तो ये हो गया जी हमारा टॉप क्वेश्चन, और एक दो एनसीईआरटी के कुछ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होगी कंप्लीट। जैसे एक क्वेश्चन है, और हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू बायफिनाइल। हमने कन्वर्ट करना है बेंजीन टू बायफिनाइल। दिस इज आवर क्वेश्चन 10.11 का 10th क्वेश्चन। 10.11 का 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, पेज नंबर 320। तो बेंजीन से हमने बनाना है जी बायफिनाइल। ये बेंजीन है और हमने इसका बनाना है बायफिनाइल, मतलब दो बेंजीन के ग्रुप इकट्ठे होने चाहिए ऐसे। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट स्टेप में
बेंजीन की कर दे क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और इसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन लगा दी इसमें? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे HCl निकल गया और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे पास? बायोफिनाइल हो गया। ठीक है, तो इसको हमने एक ही स्टेप में कर दिया। आप चाहे इसको दो स्टेप में भी कर सकते हो कि पहले क्लोरोबेंजीन ना फिर क्लोरोबेंजीन को आगे रिएक्ट किया। बट मल्टी स्टेप कन्वर्जन में हम जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग करनी है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ना अनदर क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, इसी पेज पे 10.19 का जो क्वेश्चन है और वो है 15th पार्ट। क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे हमने आज ही केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो अभी जो हमने डिस्कस किया रिसेंटली, वो क्या किया? अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोबेंजीन से नाइट्रो ग्रुप कैसे लेके आते हैं। दो काम है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रो ग्रुप लेके आना पहला काम, और दूसरा काम क्या है कि उस नाइट्रो ग्रुप की जगह, उस क्लोरीन की जगह पे हमने OH भी लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये था जी क्लोरोबेंजीन। हमने क्या करना है? इसकी नाइट्रेशन करनी है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और हमारे पास क्या बन गया? ClNO2। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। इसको हमने सेपरेट करना है डिस्टिलेशन से। तो इसकी कर दी हमने सेपरेशन और ये अलग से निकाल दिया। पैरानाइट 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन सेपरेट कर दिए। अब क्या करना है? हमने डालना है इसमें नंबर 1 NaOH 483 केल्विन और दूसरा इसकी HCl डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो याद होगा आपके, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हेलोएरिन्स जो है लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पर अगर NO2 ग्रुप आ जाए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड फाइनली वी गेट दिस प्रोडक्ट OH एंड NO2। तो यही क्वेश्चन था कि क्लोरोबेंजीन से हमने 4 नाइट्रोफिनोल बनाना है। तो ये हमने सारे जो है वो क्वेश्चन कर लिए हैं डिस्कस, और बाकी आप टॉपिक को पढ़िएगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको आसान हो जाएगा काम करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें जो कि हमारा ऑलमोस्ट लास्ट होगा। उसमें एक ही टॉपिक बच गया, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।